अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है केमिकल नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें हम हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हैलाइड्स इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे और वो है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसके अलावा जो भी अदर कंपाउंड्स बचे हुए हैं एल्कली मेटल्स के, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो एल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स का जो फॉर्मूला है वो है M2CO3। ओके, जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, इस तरह से। और जो इनके बाइकार्बोनेट्स हैं उनका फॉर्मूला है MHCO3। ओके, और ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स बनाते हैं। अब हम आगे आते हैं कि इनके जो कार्बोनेट्स हैं बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर सीजियम तक, इनके जो कार्बोनेट्स हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मींस लिथियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, तो यहां से सीजियम कार्बोनेट तक चलें तो सभी सॉलिड्स हैं। ओके, सभी के सभी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं ये। बट LiHCO3, अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो LiHCO3 एग्जिस्ट इन ओनली सॉल्यूशन। केवल ये जो बाइकार्बोनेट है लिथियम का, ये केवल सॉल्यूशन में मिलता है। रीजन है लिथियम में बहुत ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसे में ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए बच्चों कि जो LiHCO3 है केवल विलयन में पाया जाता है। रीजन है लिथियम की कम धन विद्युतीय गुण और LiHCO3 में ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना। और हम जानते हैं कि जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, उनकी जो कंपाउंड्स होते हैं या तो वो सॉल्यूशन में होते हैं या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। बट जो अदर कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, तो ये हैं। बट NaHCO3 से लेके सीजियम बाइकार्बोनेट तक अगर हम देखें तो ये सब क्या है बच्चों, सॉलिड्स हैं, ठोस होते हैं। केवल ये ऐसा है जो सॉल्यूशन स्टेट में है। बाकी जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं ये सब सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, समझ गए ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो Li2CO3 है लिथियम कार्बोनेट, अगर इसको हीटेड किया जाए तो ये डिकम्पोज्ड होकर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और CO2 गैस को रिलीज कर देता है। रीजन है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होना। बट जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके कार्बोनेट्स को कितना भी हीटेड कर लें, यहां तक कि रेड हॉट कंडीशन तक हीटेड कर लें, तो भी वो डिकम्पोज्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा आयोनिक नेचर है। समझ गए ना बच्चों कि Li2CO3 डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। ये जो है लिथियम कार्बोनेट, इसको गर्म करने से ये विघटित हो जाता है और इस तरह से ऑक्साइड में चेंज होता है। बट अगर आप इनको देखें कि बाइकार्बोनेट्स जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके कार्बोनेट्स को देखें, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो इनको कितना भी हीटेड कर लो, जैसे नमक को हम कितना भी हीटेड कर रहे हैं वो डिकम्पोज नहीं होगा। जस्ट ऐसा ही यहां पर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आयनिक नेचर रखता है। तो यहां तक आप बात समझ गए, इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं जब इनको हीटेड किया जाता है तो ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट्स किसमें चेंज हो जाते हैं, कार्बोनेट्स। ओके, H2 और CO2 रिमूव हो गया, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें कि इनका डिकम्पोजिशन रेट या डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, तो नीचे की तरफ चलोगे तो इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोनिक नेचर बढ़ता जाता है। तो ग्रुप में नीचे की तरफ चलें तो इनके डिकम्पोजिशन के लिए और भी अधिक टेम्परेचर की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि इनका आयोनिक नेचर बढ़ता है। अगर हम लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये डिकम्पोज्ड होकर लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। रीजन ये है कि यहां पर लिथियम कार्बोनेट भी बनता है
लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने से ये फाइनली ऑक्साइड तक डिकम्पोज हो सकता है। जबकि इनके लिथियम के अलावा इनके जो बाइकार्बोनेट्स हैं, आप इनको कितना भी गर्म कर लें ये यहीं तक ही चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट फिर आगे डिकम्पोज्ड नहीं होते। नेक्स्ट, जो कार्बोनेट्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, कंप्लीट वाटर सॉल्युबल हैं, और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का। ठीक है, इसे बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों होती है? क्योंकि आप देखोगे Na2CO3 वाटर में डिसॉल्व होगा, ये एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट, ना एसिडिक है ना बेसिक। हाइड्रोलिसिस हुआ, NaOH बना और H2CO3। तो यहाँ दो इक्विवेलेंट बेस के बन रहे हैं और ऐसे में इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड। तो जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होता है और ये फिनोल्फथालीन के साथ पिंक कलर देता है क्योंकि pH 8 से ज्यादा हो जाता है। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर जो pH है वो किससे 8 से ज्यादा होता है, और हम जानते हैं कि pH 8 से ज्यादा हो जाए तो वहां फिनोल्फथालीन पिंक कलर देगा। और यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, मींस Na का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है और स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। लेकिन अगर हम CO3 की बात करें तो ये एक वीक एसिड एनाइन है और इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और ऐसे में ये OH के कारण ही क्या आ जाती है, यहाँ पर बेसिसिटी आ जाती है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर एक एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आता है कि जो Na2CO3 है इसका बेसिक नेचर किस हाइड्रोलिसिस के कारण है, तो आपको ध्यान रखना है एनायनिक हाइड्रोलिसिस किस आयन के कारण है, तो CO3 के हाइड्रोलिसिस के कारण। अब आते हैं कि बाइकार्बोनेट्स, तो ये स्पेरेंगली सॉल्युबल है और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता जितना कि किसका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक है, Na2CO3। ऐसे इसलिए क्योंकि बच्चों ये जो सॉल्ट है NaHCO3 ये एसिडिक सॉल्ट है, अभी भी इसमें एक प्रोटॉन है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट नहीं है ऐसे। और इसके हाइड्रोलिसिस से आप देख रहे हैं कि 1 मोल NaOH और H2CO3 बनेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में बेसिक नेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और ऐसे में इसमें भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस है लेकिन है HCO3 की, और ये सॉल्यूशन बेसिक क्या होता है, वीक बेसिक नेचर का। और इसमें अगर हम कहें कि फिनोल्फथालीन टेस्ट लगाएं तो बाइकार्बोनेट में फिनोल्फथालीन के साथ क्या नहीं आता, पिंक कलर। क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिडिक सॉल्ट, मतलब एक एसिडिक सॉल्ट है, इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का नहीं होता। तो यहां तक आप समझ गए। तो ये 2 पॉइंट्स विशेष ध्यान रखना है कि किसका सॉल्यूशन फिनोल्फथालीन के साथ पिंक कलर देता है, किसका नहीं, और कौन सी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहां तक बात समझ गए, इसे आप अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि लिथियम कार्बोनेट से लेके और सीजियम कार्बोनेट तक चले और आपसे पूछा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखें कि यहां से लेके यहां तक चलें तो आयनिक नेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे कंपाउंड में आयनिक नेचर बढ़ता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनकी वैल्यूज हमेशा बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक नेचर। कुछ एक्सेप्शन सॉल्युबिलिटी में छोड़ दें तो लगभग सबके लिए यही नेचर मिलता है। तो यहां से अगर हम लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट तक चले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये सब इंक्रीज होंगे। ऐसा ही अगर हम इनमें चले तो इनमें भी बिल्कुल सेम यही, बाइकार्बोनेट्स में भी चले तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सीजियम बाइकार्बोनेट तक तो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन कंपाउंड्स में कौन सा नेचर बढ़ता है, आयनिक नेचर। ओके, लिथियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉल्यूशन स्टेट में है इसलिए हम उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड और वो है सल्फेट्स। तो देखो एल्कली मेटल्स जो होते हैं इनका सल्फेट का फॉर्मूला होगा M2SO4। ओके, जैसे Ni2SO4, Ne2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4। ये जो सल्फेट्स हैं या तो हाइड्रोक्साइड पर H2SO4 की रिएक्शन से बनते हैं
कार्बोनेट्स पर करा दें रिएक्शन तो बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स पर H2SO4 की रिएक्शन करें तो भी बन जाते हैं इस तरह से सल्फेट्स। अब यहां पर आप देखें तो ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं एक्सेप्ट Li2SO4 ऑल सॉल्युबल इन वाटर। केवल लिथियम सल्फेट को छोड़ दें क्योंकि इसमें कोवैलेंट नेचर है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है या स्पेरेंगली सॉल्युबल है, बाकी सब वाटर सॉल्युबल है, सभी के सभी ऑल क्या है अगर देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बस इनमें भी आप देखोगे आप लिथियम सल्फेट से लेकर और सीजियम सल्फेट तक चलें तो इनमें भी आयोनिक नेचर बढ़ेगा। ऐसे में इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तो ध्यान रखें कि जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें ऊपर से नीचे चलें तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके अलावा सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, हैलाइड्स, कुछ हैलाइड्स एक्सेप्शनली छोड़ दें, सबकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होती है, बट हाइड्रेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है इन कंपाउंड्स में। और ऐसे में लैटिस एनर्जी जब ज्यादा डिक्रीज होगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। मैं आपको इसको अलग से थोड़ा सा समझा दूंगा अभी लास्ट में। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल इन नेचर। अगर हम इन सल्फेट्स की बात करें तो इन सल्फेट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा वो न्यूट्रल होगा, केवल लिथियम सल्फेट छोड़। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि लिथियम सल्फेट जब हाइड्रोलाइज होगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जिससे ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। ओके, ये कैसा है, एसिडिक नेचर का। बट अगर हम सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इनकी बात करें तो इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और H2SO4 बनेंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। और आपसे पूछा जाए क्या Na2SO4 हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो ध्यान रखें कि नो हाइड्रोलाइज्ड। समझ गए बच्चों, क्योंकि जितने जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा उतने जल्दी रिवर्सिबल। तो हम ये कहें कि जो M2SO4 नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ओनली लिथियम ये बस हाइड्रोलाइज्ड होगा, ध्यान रखें, समझिए ना, हाइड्रोलाइज और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, बट अदर सल्फेट्स हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, क्योंकि ये पढ़ा है आपने कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, उसका केवल और केवल क्या होता है बच्चों, हाइड्रेशन। तो यहाँ पर Na2SO4 का केवल हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। फिर आता है कि लिथियम सल्फेट डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। लिथियम सल्फेट के डबल सॉल्ट नहीं बनते, क्यों, क्योंकि लिथियम सल्फेट एक कोवैलेंट नेचर का है। डबल सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड्स के बनते हैं, बाकी अदर जो सल्फेट्स हैं वो सब डबल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2, क्रोम एलम, आयरन एलम और भी इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं। सिर्फ लिथियम सल्फेट को आप छोड़ दो तो बाकी जो है वो क्या बनाते हैं, एलम। जैसे आयरन एलम की बात करें K2SO4, ओके, आयरन एलम कैसा होगा उसका फॉर्मूला बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, K2SO4 इंटू Fe2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। तो यहाँ पर ये आयनिक नेचर के होते हैं सॉल्ट्स और ऐसे में इनके डबल सॉल्ट बनते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा एल्कली मेटल डबल सॉल्ट नहीं बनाता, तो ध्यान रखें लिथियम नहीं बनाता, ना ही लिथियम का सल्फेट इस तरह से, तो ये है डबल सॉल्ट। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि M2SO4 को कार्बन के साथ हीट किया जाए तो बन जाता है M2S+4CO मेटल सल्फाइड। क्या बन जाते हैं, मेटल सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, इस तरह से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे सल्फेट के बारे में। अब आगे देखते हैं। ओके, फिर से नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं इनके नाइट्रेट्स के बारे में। तो नाइट्रेट्स में अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोक्साइड है या बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट्स हैं, जब इनकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है तो बनते हैं नाइट्रेट्स। ओके, एक
दूसरा है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉलिड है, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में जो है सॉल्यूबल है। और यहाँ पर अगर हम LiNO3 की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बच्चों। LiNO3 का हाइड्रोलिसिस होगा LiOH और HNO3, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे पूरा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है और ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि इसमें हम ये कहें कि NO3 H2O, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप यहाँ देखें एनायनिक, सॉरी यहाँ पर होगी कौन सी हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों हुआ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, कैटायन की। मींस हम यहाँ पर ऐसा लेंगे Li प्लस H2O इक्वल टू LiOH प्लस H+, इसके कारण ही ये एसिडिक होता है। बट नाइट्रेट्स जो है अदर एलिमेंट्स के, चाहे वो सोडियम नाइट्रेट हो या पोटेशियम नाइट्रेट हो, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। लिथियम नाइट्रेट जो है जब डिकम्पोज होता है तो लिथियम ऑक्साइड और NO2 ब्राउन कलर की गैस बनती है और O2 भी रिलीज होती है। बट इनका अगर डिकम्पोजिशन होगा तो अगर 500 डिग्री में तो NO2 गैस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा Na2 प्लस O2 गैस, क्या निकलेगी, प्लस O2 गैस। इस तरह से कलरलेस गैस निकलती है, इसमें इस तरह का डिकम्पोजिशन होता है। और अगर ज्यादा हीट कर देंगे तो Na2O प्लस N2O तो भी कलरलेस गैस ही रिलीज होगी। तो ये दोनों कंडीशन में NO2 गैस रिलीज नहीं होती, केवल लिथियम नाइट्रेट के साथ ऐसा हुआ है। बाकी अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी अगर इनकी बात करें तो लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट तक लगातार बढ़ता जाएगा। समझ गए ना, ऐसा क्यों, क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ता है। तो यहां तक समझ गए होंगे इसको। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, अमोनिया में घुलनशीलता। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस काफी हैं और आते भी रहते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑल एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। समझ गए बच्चों कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व है। जैसे सॉल्ट को पानी में घोल दे घुल जाता है, वैसे ये मेटल्स भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं and give blue solution due to ammoniated electrons, solvated electrons। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे ही लिक्विड अमोनिया में जाते हैं मेटल आयोनाइज्ड हो जाता है और उसमें क्या आ जाता है, एंड ब्लू कलर लिक्विड अमोनिया ये ब्लू, और उसमें क्या आ जाता है, ब्लू कलर। देखो किस तरह से कि M को जैसे ही हम अमोनिया में रखेंगे तो यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके, और ये बना एक अमाइड, मतलब एक अमोनिया कॉम्प्लेक्स विद मेटल, और ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन अमोनिया से सॉल्वेटेड हो जाते हैं क्योंकि ये डाइपोलर नेचर का है। तो इनको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो रिड्यूस कर सकता है। बर्च रिडक्शन में आपने देखा होगा सोडियम और अमोनिया का मिक्सचर यूज होता है, वो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ब्लू कलर होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और विजिबल लाइट में क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्साइटेड होते हैं, इसी के कारण ही इनका ब्लू कलर आता है। मतलब ब्लू कलर इज ड्यू टू, आपसे कहा जाए ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। समझ गए बच्चों कि ये अमोनिया कृत इलेक्ट्रॉन है, अब चायक होते हैं। नीला रंग जो है इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन के कारण है, एक्साइटेशन होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन है, कैटायन और एनायंस है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, समझ गए ना। लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, अगर हम इस सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए रख दें तो H2 लिबरेट हो जाती है। रीजन क्या है कि मेटल और फिर अमोनिया के बीच में एक रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, मेटल अमाइड, Ma, स्मॉल m और स्मॉल a लिखा होता है, Ma बन गया मेटल अमाइड, जो कि ब्रॉन्ज कलर का होता है और H2 गैस रिलीज हो जाती है। अब आता है कि ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखें कि अगर हम इस अमोनिया सॉल्यूशन में मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं
और लगभग 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो फिर सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक से डाईमैग्नेटिक हो जाता है। यही मैंने लिखा है कि पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ग्रेटर देन 3 मोल ड्यू टू एसोसिएशन इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू डायमैग्नेटिक नेचर गिव कॉपर ब्रॉन्ज कलर। समझ गए बच्चों कि लगातार अगर धातु की सांद्रता बढ़ाते रहें और लगभग 3 मोल पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो फिर सॉल्यूशन प्रतिचुंबकीय होगा और कॉपर ब्रॉन्ज कलर का दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिर क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो गए। ये क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड नेचर हो जाने के कारण ही ये कौन सा नेचर आ जाता है इसमें, डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये अमोनिया के ये पॉइंट्स याद रखने हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर, ब्लू कलर किस रीजन से है, तो इस तरह से ये रिड्यूसर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है। ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकते हैं विजिबल लाइट में। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए ना। रिड्यूसर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स काम के हैं, तो इसे आप नोट करें।